यस, गुड इवनिंग। हम लोग अपना 10th का वीडियो रेगुलर करने वाले हैं। आप लोग का जो वीडियो कल हो चुका था, हमारा हुआ था पादप हार्मोन, प्लांट हार्मोन हमने कल देखा था। और उसी के साथ साथ हमने ये भी देखा था कि हार्मोन की खोज किसने की है, हार्मोन क्या है और हार्मोन शब्द कहाँ से, किस भाषा का शब्द है। तो हार्मोन आपका ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ था गति को प्रेरित करना। बाकी हमने देखा था कि हार्मोन क्या होता है, तो आपको पता चला था कि हार्मोन एक रासायनिक यौगिक है जो कि संदेशवाहक का काम करता है। अगर मनुष्यों की बात की जाए तो वो आपका अंतःस्रावी ग्रंथि में बनते हैं और पूरे रक्त में प्रवाहित होते हैं, जबकि पेड़ पौधों में संदेशवाहक का कार्य तो करते हैं, पर वहाँ अंतःस्रावी ग्रंथि और हमारे रक्त का वर्णन नहीं होगा। आज हम लोग देखने वाले हैं जंतु हार्मोन के बारे में, और उसमें कल आपको ग्रंथियों के नाम बताए गए थे कि 8 ग्रंथि के नाम आप लोग याद कर लेंगे। पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, एड्रिनल, थाइमस, पीनियल, लैंगरहंस और जनन ग्रंथि है। तो आज हम इस 8 ग्रंथियों की चर्चा करने वाले हैं। तो ये इन 8 ग्रंथियों के बारे में हम आज देखेंगे कि इन 8 ग्रंथियों का काम क्या है, ये ग्रंथियाँ, इन ग्रंथियों में कौन कौन से हार्मोन पाए जाते हैं। कल हमने देखा था कि आपके पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है, तो इसका आंसर बता दिया गया था कि सभी ग्रंथि और हार्मोन को नियंत्रण करता है, हाइपोथैलेमस से जुड़ा होता है, इस कारण इन्हें पीयूष ग्रंथि कहा जाता है। देखिए, कोई भी चीज़ हो, अगर वो सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है, हैंडल करता है, तो उन चीज़ों को मास्टर बना दिया जाता है। तो वही चीज़ आपका पीयूष ग्रंथि भी करता है। इसमें बहुत सारे हार्मोन का स्राव होता है, बहुत सारे हार्मोन और ग्रंथियों का नियंत्रण करता है, जिस कारण हम लोग पीयूष ग्रंथि को क्या कह सकते हैं, मास्टर ग्रंथि कह सकते हैं। कभी कभी नाम इसका पिट्यूटरी ग्रंथि भी लिख कर आता है, तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान देंगे। यहाँ पर जिन हार्मोन का स्राव करते हैं उनका नाम आपका दिया हुआ है, STH, ACTH, GTH, FSH, LSH, LH, TSH, LTH, ADH, ऑक्सीटोसिन, जिसमें से आपको 4 से 5 बताए गए थे कि आप लोग को ध्यान देना है। 9वां हार्मोन जो है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, इसमें कभी कभी पूछ दिया जाता है क्वेश्चन, तो ये आप लोग नोट कर लेंगे कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है, ये हार्मोन दुग्ध स्राव और गर्भाशय के संकुचन में सहायक होते हैं। मादाओं में जब गर्भता समय, यानी जब उनके गर्भ में कोई शिशु होता है, तो उस टाइम ये हार्मोन उनके शरीर में काम करता है, जिसके कारण उनमें दुग्ध स्राव और गर्भाशय की संकुचन होने लगती है। तो ये आप इसके बारे में नोट करके लिख लेंगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। बाकी हम लोग अपना दूसरा हार्मोन देखेंगे, क्योंकि पहली ग्रंथि हमने बात कर ली है पीयूष ग्रंथि, वो हम कल ही देख चुके थे। आज हम लोग देखेंगे अपना सेकंड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि। तो यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे अपने थायराइड ग्रंथि की। ये आपका सेकंड ग्रंथि है जो कि सिर के नीचे गर्दन के हिस्सों में होता है, गर्दन वाले हिस्सों में दोनों साइड में पाया जाता है ये ग्रंथि। थायराइड या ओटो ग्रंथि, ये ग्रंथि श्वास नली के पास 2 पालियों में पाया जाता है। अभी बताया गया कि आपको गर्दन के नीचे जो हमारी नलिका गई हुई है श्वास नली, उन श्वास नलियों के पास 2 पालियों में होते हैं। एक दोनों साइड में एक एक हिस्सा होता है, तो 2 पालियों में ये होते हैं। इसमें थायरॉक्सिन हार्मोन का स्राव होता है। इस हार्मोन को आयोडीन की आवश्यकता पड़ती है और आयोडीन की कमी होने पर गायटर या घेंघा रोग उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर आपको ये थायराइड ग्रंथि पीयूष ग्रंथि का काम था कि अनेकों हार्मोन और हमारे ग्रंथि को कंट्रोल करता है। साथ ही साथ में वो कहाँ पाया जाता है आपका पीयूष ग्रंथि, तो वो आपके मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस से जुड़ा होता है। तो ध्यान देंगे यहाँ पर एक चीज़ कि आपसे पूछा भी जाता है कि कौन सी ग्रंथि कहाँ पाई जाती है। पीयूष ग्रंथि की अगर बात करें तो पीयूष ग्रंथि आपके हाइपोथैलेमस के पास पाई जाती है। वहीं आपकी थायराइड ग्रंथि कहाँ होती है, श्वास नलियों के पास 2 पाली में बटी होती है। इसमें हार्मोन पूछा जाए कि कौन सा हार्मोन निकलता है, तो ये आपका है थायरॉक्सिन हार्मोन। कभी कभी आप लोग देखे होंगे कि किसी किसी का शरीर पूरा सूज जाता है और उनमें कोई चीज़ की कमी हो जाती है, और वो है आपका आयोडीन। डॉक्टर उन्हें सलाह देते हैं कि आप लोग आयोडीन लेते रहें। घेंघा रोग आप लोग देखे होंगे, गला में सूजन और आवाज़ में भी प्रॉब्लम होता है, तो ये उसका लक्षण होता है एक तरीके का।
तो थायराइड या आउटर ग्रंथि जो होती है ये हमारा थायरोक्सिन हार्मोन निकालेगी, श्वास नली के पास होती है। अगर इस हार्मोन का स्राव कम होता है तो वो रीजन है आपके आयोडीन की कमी। जब भी आप अपने शरीर में आयोडीन की कमी होती है उसमें ये हार्मोन कुछ ज़्यादा मात्रा में इस हार्मोन का स्राव कम होने लगता है, जिसके वजह से हमें घेंगा या गॉइटर रोग उत्पन्न हो जाता है। उसके बाद अगर इसके काम की चर्चा करें तो कार्य विधि के लिए आवश्यक, देखिए अगर इसके अलावा हमारे शरीर में इसका काम क्या है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का उपापचय नियंत्रण, हार्ट की पेशियों एवं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के लिए आवश्यक। ध्यान देंगे, हम लोग चैप्टर जो पढ़ रहे हैं वो हमारा चैप्टर है नियंत्रण एवं समन्वय। हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन जैसे जो भी पोषक तत्व होते हैं उनका ये पाचन में नियंत्रण करते हैं, और साथ ही साथ हमारी पेशियाँ जो होती है, मांसपेशियाँ और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के लिए ये आवश्यक होते हैं। तो आप लोगों को कार्य भी इसका ध्यान देना है, और ये भी ध्यान देना है कि इसकी कमी से क्या होता है। पीयूष ग्रंथि आपका हाइपोथैलेमस के पास होता है, उसके काम की चर्चा करें तो ये सभी हार्मोन और ग्रंथियों को नियंत्रण करता है। थायरोक्सिन हार्मोन आपका श्वास नली के पास है, जिससे थायरोक्सिन हार्मोन, थायराइड ग्रंथि आपके श्वास नली के दोनों पालियों में पास है, उसमें थायरोक्सिन हार्मोन का स्राव होता है। और इस हार्मोन के स्राव के लिए इसको ज़रूरत पड़ती है आयोडीन की। अगर आपके शरीर में आयोडीन की कमी होती है तो वही हमारे शरीर में ग्वाइटर रोग या घेंगा का रोग उत्पन्न होता है। इसके काम की चर्चा करें, इस ग्रंथि के काम की, तो इस ग्रंथि का काम है आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का उपापचय का नियंत्रण, और साथ ही साथ पेशियों, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का नियंत्रण। तो ये आपका काम था। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है इसके, अगर थायराइड ग्रंथि के बारे में अगर चर्चा करें एक दो बार, तो आप लोग किसी किसी मनुष्य को देखे होंगे कि बड़ा तो हो गया पर उसकी हरकतें बच्चे की तरह होती है। या बात करें कभी कभी कोई जन्म से ही गूंगा या बहरा पैदा होता है, तो ये आपको पता है कि हमारा थायरोक्सिन हार्मोन बहुत कुछ हमारे शरीर में उत्पन्न करता है। अगर इसकी मात्रा बहुत कम हो जाती है या आपके शरीर में लगातार कम ही होती रहती है, ज़्यादा हो जाती है फिर भी, तो ये हमारे शरीर में इन चीज़ों के अलावा कुछ साइड इफ़ेक्ट भी। अधिकतर आपने जिन भी लोगों को देखा होगा कि शुरू से ही गूंगा या बहरा है, तो वो स्थिति तब उत्पन्न होती है जब हमारे शरीर में थायरोक्सिन हार्मोन जो है वो लगातार कम रहता है। या आप लोग देखे होंगे किसी मनुष्य को बच्चों की तरह व्यवहार करते हुए, तो वो भी आपके थायरोक्सिन की वजह से होता है। तो इनके लिए भी जिम्मेदार हमारे थायरोक्सिन हार्मोन होते हैं। तो ये थायराइड ग्रंथि हमारे शरीर में बहुत इम्पोर्टेंट है, और हमारे शरीर में मांसपेशियों की, हार्ट की पेशियों के नियंत्रण के लिए भी ज़रूरी है। आगे बात करते हैं हम, तीसरी ग्रंथि है आपकी पैराथायराइड ग्रंथि। ये पैराथायराइड ग्रंथि आपको लग रहा होगा कि ये नाम मिलता जुलता है थायराइड ग्रंथि से, तो मिलता जुलता इस कारण है क्योंकि पैराथायराइड ग्रंथि आपके थायराइड ग्रंथि के पास ही होता है। जैसे हमने पढ़ा कि दो पालियों में होते हैं थायराइड ग्रंथि हमारे श्वास नली के पास, वही थायराइड ग्रंथि के अंदर पैराथायराइड ग्रंथि छोटे छोटे पाए जाते हैं, जो कि 4 हिस्से में बटे होते हैं, एक तरफ 2 और एक तरफ 2 छोटे छोटे पाए जाते हैं, उन्हीं के अंदर स्थित होते हैं। तो लिखा हुआ है ये थायराइड ग्रंथि से जुड़ी हुई 4 छोटी छोटी ग्रंथियाँ पाई जाती है। इसमें पैराथायरोक्सिन हार्मोन, थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन, जबकि पैराथायराइड से पैराथायरोक्सिन हार्मोन। बिल्कुल इजी है, कोई हार्ड नहीं है इसमें कि थायराइड से कौन सा हार्मोन, तो थायरोक्सिन नाम ही मिलता जुलता है। पैराथायराइड से पैराथायरोक्सिन हार्मोन। तो थायराइड आपका था श्वास नली के पास, और वही हमारा पैराथायराइड ग्रंथि जो था वो थायराइड से जुड़ा होता है, जिसमें 4 छोटी छोटी ग्रंथियाँ होती हैं। इससे पैराथायरोक्सिन हार्मोन का स्राव होता है। ये शरीर के हड्डी एवं रक्त कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करते हैं। कभी कभी हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो डॉक्टर्स आपको कैल्शियम की मेडिसिन वगैरह या कुछ ड्रॉप्स वगैरह कुछ भी देते हैं आपको। तो यहाँ पर हमारे शरीर में जो कैल्शियम और ब्लड में कैल्शियम के लेवल को बनाए रखता है वो है हमारा पैराथायराइड ग्रंथि। तो आज के बाद आप लोग कभी भूलेंगे नहीं कि हमारे शरीर में अगर कैल्शियम को कोई नियंत्रण करने वाला है तो वो कौन है, आपका पैराथायराइड ग्रंथि। तो यहाँ पर पैराथायराइड ग्रंथि कहाँ पर पाई जाती है, तो थायराइड ग्रंथि में कितनी होती हैं, 4 छोटी छोटी ग्रंथियाँ होती हैं। करता क्या है, तो हमारे शरीर, हमारे रक्त में और हड्डी में कैल्शियम के लेवल को नियंत्रित किया रहता है, जबकि वहाँ पर वो हमारा थायराइड ग्रंथि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स वगैरह का जो भी है नियंत्रण करता है और हमारे शरीर में इन चीज़ों का लेवल बनाए रखता है।
तो यहाँ पर आप लोग पैराथायराइड और थायराइड ग्रंथि के बारे में पता चल गया कि क्या करते हैं, कौन से हार्मोन निकालते हैं। तो पैराथायराइड आपका पैराथायरॉक्सिन, थायराइड आपका थायरॉक्सिन। उसके अतिरिक्त देखते हैं क्या लिखा हुआ है, नोट में करके लिखा हुआ है कि पैराथायरॉक्सिन का स्राव बढ़ने से कैल्शियम बढ़ जाता है, जिससे किडनी में पत्थर एकत्रित होकर गुर्दे को खराब कर देते हैं। कितने लोग भ्रम में, मतलब बहुत सारे आप लोग छोटे छोटे वीडियो देखे होंगे कि इस वीडियो में बताया जाता है कि हमारे किडनी में पत्थर ऐसे हुआ है या पथरी, जो भी आप लोग रोग सुनते हैं, ये कभी कभी को इस हार्मोन का दवाई दिया जाता है औषधि के रूप में, ताकि हमारा रक्तचाप फिर से बढ़ जाए और हमारी हृदय अच्छे से काम करने लगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये एड्रिनल ग्रंथि का काम क्या है। ये करता क्या है, रक्तचाप को बढ़ाता है। पहला हमारा पीयूष ग्रंथि सभी हार्मोन ग्रंथियों का नियंत्रण कर रहा है। सेकंड हमारा थायराइड ग्रंथि हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का उपापचय का नियंत्रण कर रहा है, साथ ही साथ हमारे पेशियों का नियंत्रण करना है। वही हमारा पैराथायराइड ग्रंथि जो था, वो पैराथायराइड ग्रंथि हमारे शरीर में क्या कर रहा था, हमारे शरीर में हार्मोन का स्राव कर रहा था और कैल्शियम के लेवल को बनाया था। जबकि हमारा एड्रिनल ग्रंथि क्या कर रहा है, रक्तचाप को बढ़ा रहा है। तो हमने कितने हार्मोन देखे, 4। इसी के कुछ प्रकार हैं, जैसे कि नोट में लिखा हुआ है, एंड्रोजेनिक हार्मोन हार्मोन लैंगिक व्यवहार को नियंत्रित करता है, अमाशय के जठर रसों को नियंत्रित करता है। ध्यान देंगे, आपने HCl अम्ल के बारे में पढ़ा हुआ है पहले चैप्टर में, जैव प्रक्रम, जो कि आपका पहला चैप्टर था, उसमें अमाशय से HCl अम्ल निकलता था। और लैंगिक व्यवहार जो लिखा हुआ है, वो लैंगिक व्यवहार मतलब जैसे आपके शरीर में एक समय के बाद, यानी 10 से 12 वर्ष बात की जाए इस लड़कियों में, और 12 से 14 वर्ष बात की जाए लड़कों में, तो उनमें कुछ व्यवहार उत्पन्न होने लगते हैं, जैसे उनका आवाज़ भारी होना, कंधा चौड़ा होना, शरीर पर बालों का आना, नॉर्मल चीज़ जो पुरुष और स्त्रियों के शरीर में बदलाव आते रहते हैं समय के साथ, एज के साथ।
तो इन चीज़ों का नियंत्रण भी आपका एड्रिनल ग्रंथि करता है। उससे एक और हार्मोन एंड्रोजेनिक हार्मोन निकलता है, ये इन चीज़ों का नियंत्रण करता है। तो कभी भी पूछा जाए कि हमारे लैंगिक व्यवहार का नियंत्रण कौन करता है, तो एक हार्मोन है एंड्रोजेनिक हार्मोन। ये हार्मोन का स्राव होता कहाँ से है, तो आपके एड्रिनल ग्रंथि से। एड्रिनल ग्रंथि से एड्रिनल हार्मोन निकलता है जो कि रक्तचाप को बढ़ाता है, जबकि एंड्रोजेनिक हार्मोन लैंगिक व्यवहार को नियंत्रित करता है। और वही हाइड्रोकोर्टिसोन आपके अमाशय के HCl अम्ल को नियंत्रित करता है कि कितनी मात्रा में निकलना है और कितनी मात्रा में नहीं। तो ये नोट में लिखा हुआ है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाता है। कोई भी नोट्स, कोई भी नॉलेज खराब नहीं होता, अगर आप लोग ले लेते हैं तो अच्छी बात है। उसके बाद हम बात करते हैं अपने पांचवें ग्रंथि थाइमस ग्रंथि। चौथा हमारा था एड्रिनल, पांचवा हमारा थाइमस। थाइमस ग्रंथि लिखा हुआ है, ये वक्ष गुहा में पाई जाती है जो कि लिम्फ कोशिकाओं के निर्माण में सहायक होती है। इनका ज़्यादा हमारे बॉडी में काम नहीं है, ना इनके हार्मोन के बारे में दिया हुआ है कि इस ग्रंथि से कौन सी हार्मोन निकलती है। वक्ष गुहा आपका होता है फेफड़े में जो अंदर की ओर होते हैं, तो वक्ष गुहा में ये होते हैं और उसमें एक लिम्फ कोशिकाओं के निर्माण में सहायक होते हैं। तो इनका काम बस इतना है, लिम्फ कोशिकाओं को बनाना। पाया कहाँ जाता है, आपके वक्ष गुहा में। वही एड्रिनल गुर्दे के ऊपर, पीयूष हाइपोथैलेमस के पास, थायराइड श्वास नली के पास, पैराथायराइड थायराइड के अंदर, एड्रिनल गुर्दे के ऊपर, थाइमस ग्रंथि वक्ष गुहा में। तो कौन सी ग्रंथि कहाँ होती है ये आपको पता होना चाहिए। 6 ग्रंथि हमारा पीनियल ग्रंथि, ये आपके मस्तिष्क के कॉर्पस कैलोसम के पास पाई जाती है जो कि मेलाटोनिन का स्राव करती है। मेलाटोनिन त्वचा के रंग को प्रभावित करता है। अगर आप इस ग्रंथि के बारे में जान जाए तो आज के बाद अलग अलग जो भी चीज़ें यूज़ करते हैं हम लोग कम हो जाएगा। क्यों? रीज़न ये है, ये आप लोग को जो नाम मिल रहा है ना मेलाटोनिन, ये मेलाटोनिन हमारे शरीर में एक ऐसा बोला जाए कि केमिकल्स है जो हमारे त्वचा के रंग को प्रभावित करता है। मेलाटोनिन जिसके शरीर में ज़्यादा होता है वो ज़्यादा काले होते हैं, जिनके शरीर में लेवल में होता है उनका शरीर सांवला होता है, जिनके शरीर में बहुत कम होता है वो गोरे होते हैं। बाकी ऐसा माना भी गया है कि जिनके शरीर में मेलाटोनिन लिमिट में रहता है उनमें कैंसर का संभावना कम होता है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं सही भी होगी। तो मेलाटोनिन यानी सांवले रंग के लोगों को कैंसर होने का चांस कम होता है क्योंकि उनमें मेलाटोनिन लिमिट में रहता है, ना ज़्यादा ना कम। तो पीनियल ग्रंथि आपके मस्तिष्क के कॉर्पस कैलोसम के पास पाई जाती है, जिससे किसका स्राव होता है, मेलाटोनिन का स्राव। मेलाटोनिन का काम क्या है, तो ये त्वचा के रंग को प्रभावित करता है। पता है इसका सबसे पहला जो रिसर्च देखा गया था वो चूहे की बॉडी पर देखा गया था, यानी मेलाटोनिन का जो खोज हुआ था वो चूहे पर किया गया था। उसी से पता चला कि हमारे शरीर में एक ग्रंथि होती है जो मेलाटोनिन निकालती है, और उसके बाद जब मानव के शरीर में भी देखा गया तो हमारे शरीर में भी अलग अलग रंगों को देने के लिए हमारा मेलाटोनिन है। बाकी आपका पर्यावरण भी हमारे शरीर पर कुछ प्रभाव डालता है। जैसे आपने अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया के लोगों को देखा होगा, नेपाल के लोगों को, हमारे इंडिया में, चीन वगैरह में, कश्मीर के लोगों को। तो इस तरीके से कभी कभी वातावरण भी प्रभावित करता है। पर अगर प्राकृतिक रूप से अगर हमारे शरीर के हिसाब से देखा जाए तो हमारे शरीर में ये ग्रंथि जो हमारे शरीर के त्वचा के रंग को प्रभावित करती है। तो ये हमारा 6 ग्रंथि था। कहाँ पाया जाता है, ध्यान रखें, मस्तिष्क के कॉर्पस कैलोसम के पास। 7 नंबर है हमारा लैंगरहैंस दीपिका। इसके बारे में एक चीज़ आपको बहुत कन्फ्यूजन में डालने वाली है। हम लोग पढ़ते हैं अग्नाशय ग्रंथि है, पर आपको पता है कि लैंगरहैंस दीपिका है। लैंगरहैंस जो है ये एक वैज्ञानिक का नाम है। एक वैज्ञानिक थे जो लोग बोलते थे कि अग्नाशय ग्रंथि है, तो अग्नाशय पर रिसर्च कर रहे थे कि क्या रियलिटी में हमारी अग्नाशय ग्रंथि है, क्योंकि उसमें तो कोई नलिकाएं होती नहीं है और हमारी जो भी हार्मोन्स निकलते हैं, जो भी चीज़ें निकलती है वो कहाँ निकलती है, अंतःस्रावी ग्रंथि में, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था उसके अंदर। फिर कुछ छोटे छोटे द्वीप के जैसे कुछ संरचनाएं दिखाई दी उनको। उस द्वीप में जब उन्होंने अध्ययन किया तो पता चला कि यहाँ से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम आप बार बार सुनते हैं, इंसुलिन हार्मोन। तो रियल में जो इंसुलिन हार्मोन का स्राव होता है वो आपके अग्नाशय में नहीं, वो दीपिकाओं में होता है। तो उन्होंने इस ग्रंथि को नाम दिया लैंगरहैंस दीपिका। लैंगरहैंस साइंटिस्ट का नेम है, उन्होंने अपने नाम पर ये दीपिकाएं का नाम दिया था, जो कि आपके अग्नाशय के अंदर पाए जाते हैं।
इनके अग्नाशय के अंदर पाए जाने के कारण लोग अग्नाशय को ग्रंथि बोलते थे, पर सही चीज़ जो है वो आपका लैंगरहैंस दीपिकाई ग्रंथि है। तो लैंगरहैंस वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया कि अग्नाशय पर छोटी छोटी ग्रंथियाँ होती है जिसे दीपिका नाम दिया गया। इसमें इंसुलिन नामक हार्मोन बनता है जो सीधे रक्त में मिलता है। तो पता चल गया आपको कि लैंगरहैंस हमारी ग्रंथि कहाँ है, हमारे अग्नाशय में। अग्नाशय में छोटे छोटे द्वीप जैसी संरचना होती है जिसे हम पूरा नाम मिला करके लैंगरहैंस दीपिकाएँ कहते हैं। इसमें कौन सा हार्मोन, तो आपका इंसुलिन हार्मोन, जो आप लोग बार बार मधुमेह रोग सुनते हैं, तो वो आपका हार्मोन आपके अग्नाशय में होते हैं। अग्नाशय में कहाँ, लैंगरहैंस दीपिकाएँ में। आगे बात करते हैं हम इंसुलिन की खोज की। जब उसका टॉपिक उठाए तो इसको भी क्लियर कर लेते हैं। इंसुलिन की खोज आपकी 1921 ईस्वी में बेंटिंग द्वारा किया गया, जो कि 51 प्रकार के एमिनो एसिड से बना होता है। एमिनो एसिड आपके प्रोटीन की इकाई है, ये जानना जरूरी नहीं है, इतना डीपली आप लोग को जानना जरूरी नहीं है, पर इतना जरूर याद रखें इंसुलिन की खोज 1921 में बेंटिंग द्वारा हुई थी। ये आपके ऑब्जेक्टिव में शायद एक दो बार पूछा भी गया है। इंसुलिन की खोज कौन किया है, 1921 में बेंटिंग। और इंसुलिन कहाँ पाया जाता है, तो लैंगरहैंस दीपिकाएँ में। लैंगरहैंस दीपिकाएँ कहाँ होती है, अग्नाशय में। लैंगरहैंस की खोज किसने की, तो लैंगरहैंस वैज्ञानिक ने। अब देखिए इंसुलिन कभी कभी पूछा जाता है कि इंसुलिन कमी से या मधुमेह रोग कैसे उत्पन्न होता है। तो इंसुलिन का स्राव उचित मात्रा में ना होने पर मधुमेह नामक रोग हो जाता है। ये रोग रक्त में ग्लूकोज की मात्रा असंतुलित होने पर उत्पन्न होती है। इंसुलिन का काम है हमारे शरीर में ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल में रखना। ग्लूकोज का लेवल जो है हमारे शरीर में बैलेंस रहता है। जब इंसुलिन का स्राव उचित मात्रा में नहीं होता है, यानी इंसुलिन हमारे शरीर में अच्छे से नहीं बनते हैं, तो हमारे शरीर का ग्लूकोज का जो लेवल है वो अनबैलेंस हो जाता है, जिसके कारण हमारे शरीर में मधुमेह रोग, शुगर रोग उत्पन्न होता है। आपको पता है कि ये शुगर रोग का जो इलाज है वो पूरे तरीके से ठीक करना। उनके शुगर रोग को कुछ दिन तक, कुछ समय तक रोका जा सकता है, पर पूरे तरीके से एक बार हो जाने के बाद क्लियर नहीं होता है। उसके लिए लोग हर समय दवाइयाँ लेते हैं उनको कंट्रोल में करने के लिए। तो इंसुलिन का स्राव भी बहुत ज़रूरी है, जिसका कहाँ हमारे निकल रहा है, लैंगरहैंस दीपिका से। नेक्स्ट हम बात करते हैं 7 जो हमारी ग्रंथि, वो है हमारी जनन ग्रंथि, जो कि अगर जनन ग्रंथि बात करें तो दोनों में देखना पड़ता है, नर में भी मादा में भी। नर में वृषण पार्ट होता है जो कि आपके उदर गुहा के नीचे पाया जाता है, वृषण। उस वृषण से, और मादा के अंडाशय जो कि किडनी के दोनों तरफ, किडनी के नीचे होते हैं, छोटे बादाम की आकार की होती है मादाओं में, दोनों तरफ अंडाशय होते हैं, यानी एक जोड़ी अंडाशय। और पुरुष में वृषण होते हैं उदर गुहा के नीचे। तो पुरुष में बात करें तो पुरुष में हार्मोन जितनी ग्रंथियाँ, जनन ग्रंथि, वो वृषण में पाए जाते हैं। और वही मादा की बात करें तो वहाँ पर आपकी जनन ग्रंथि अंडाशय में होती है। वृषण के बारे में पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। ये नर जनन इकाई शुक्राणु तथा एंड्रोजन हार्मोन का स्राव करता है, जिससे टेस्टोस्टेरोन का भी स्राव होता है। पुरुष में टेस्टोस्टेरोन 12 से 14 वर्ष की आयु में स्रावित होने लगता है। इसका पता उनमें लक्षण जैसे कि दाढ़ी आना, कंधे चौड़े होने, गुप्तांगों पर बाल आना आदि से पता चलता है। तो आप लोगों को पता चल गया कि ये 12 से 14 वर्ष की एज में क्यों लक्षण उत्पन्न होते हैं। उसका जिम्मेदार होता है आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जो कि निकलवाने के लिए हेल्प करता है आपका वृषण। वृषण में जब स्पर्म बनने लगते हैं, शुक्राणु बनने लगते हैं, तो ये हार्मोन आपके काम करना स्टार्ट कर देते हैं। नर एंड्रोजन हार्मोन आपके काम करना स्टार्ट करते हैं, और वो एंड्रोजन हार्मोन टेस्टोस्टेरोन निकालता है। ये टेस्टोस्टेरोन आप में लक्षण उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी। तो पढ़ने के साथ साथ आपको नॉलेज भी मिला कि पुरुष के शरीर में 12 से 14 की एज में आखिर बदलाव क्यों आने लगते हैं। उसके जिम्मेदार कौन है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। तो कभी भी पूछा जाए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के बारे में, इसका स्राव कहाँ से होता है, एंड्रोजन हार्मोन। और एंड्रोजन हार्मोन कहाँ पाए जाते हैं, तो आपके वृषण में। और वृषण किस में होता है, तो नर में। उसके बाद बात करें हम अंडाशय की, तो वो होते हैं मादा में। मादा जनन इकाई अंडाणु का निर्माण करते हैं। वृषण शुक्राणु बनाता है, जबकि अंडाशय अंडाणु बनाता है। इसमें एस्ट्रोजन हार्मोन बनते हैं। ये हार्मोन गर्भाशय, स्तन, फैलोपियन नलिका में विकसित होता है। ये हार्मोन कहाँ निकलता है, ये बताया गया है कि गर्भाशय, स्तन, फैलोपियन नलिका में विकसित होता है। मादा में 10 से 12 वर्ष की आयु में एस्ट्रोजन हार्मोन का स्राव
तथा स्तन में वृद्धि, गुप्तांगों पर बाल आदि लक्षण उत्पन्न होते हैं। तो उनमें लक्षण उत्पन्न होता है एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण और पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन के कारण। तो पुरुष में टेस्टोस्टेरोन तो आपका निकाल रहा है एंड्रोजन हार्मोन जो कि वृषण में है, और यहाँ पर हमारी अंडाशय, गर्भाशय, स्तन, फैलोपियन नलिका ये विकसित करते हैं एस्ट्रोजन हार्मोन को। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान देना है कि जब अगर बात की जाए जनन ग्रंथि की तो मादाओं के लिए हम अलग हार्मोन पढ़ते हैं और पुरुषों के लिए अलग हार्मोन पढ़ते हैं। पुरुषों में लक्षण के लिए जिम्मेदार होगा आपका टेस्टोस्टेरोन, वही मादाओं में लक्षण के लिए जिम्मेदार होगा एस्ट्रोजन हार्मोन। इस टॉपिक से ऑब्जेक्टिव बहुत बार पूछा गया है। तो इस तरीके से हमारा टोटल ग्रंथि कितना है, एक मिनट देखिए हमारे ग्रंथि टोटल कितने हैं, 8 दिए हुए हैं। पीयूष ग्रंथि की जब हमने बात की, नंबर क्यों गड़बड़ हुआ है, देख लेते हैं हमारा कहाँ पर छूटा हुआ है। अच्छा नहीं पिनियल तो है ही। ये नंबर आपका गलत लिखा हुआ है, ये 7वां हमने लैंगरहंस दीपिका, 8वां जनन ग्रंथि, ठीक है हमारा, बस वहाँ पे मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर आप लोग सुधार लेंगे। तो बात किया हमने टोटल 8 ग्रंथियों के बारे में, यहाँ पर एक बार रिपीट कर लेते हैं। पीयूष ग्रंथि जो कि आपके हाइपोथैलेमस के पास सारे ग्रंथि और हार्मोन को कंट्रोल करती है। थायराइड ग्रंथि, मेरे साथ ही आप लोग रिपीट करते रहेंगे जो भी लोग लिखने बैठे हैं। थायराइड ग्रंथि आपके श्वास नली के पास दोनों पालियों में होती है जो कि थायरोक्सिन हार्मोन निकालती है। ये हमारे शरीर में आयोडीन की कमी होने पर घेंगा और औटू रोग उत्पन्न हो जाता है, और ये हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट, वसा की उपापचय का नियंत्रण और साथ ही साथ आपके हृदय की पेशियों का नियंत्रण करते हैं। बात किया हमने पैराथायराइड, तो पैराथायराइड निकालता है पैराथायरोक्सिन हार्मोन जो कि आपके होता है थायराइड ग्रंथि के अंदर 4 छोटी छोटी ग्रंथियाँ। ये हमारे शरीर में रक्त में कैल्शियम और हड्डियों में कैल्शियम को कंट्रोल किए रहता है। अगर हमारे शरीर में कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है तो उससे हमारे किडनियों में पत्थर, छोटे छोटे पत्थर एकत्रित होने लगता है और ये हमारे गुर्दे को खराब करते हैं। एड्रीनल ग्रंथि के बारे में हमने जब पढ़ा तो हम लोग को पता चला कि एड्रीनल ग्रंथि आपके गुर्दे के ऊपर होती है। ये एड्रीनल ग्रंथि करती क्या है, तो हमारे शरीर में रक्तचाप को बढ़ाती है, साथ ही साथ उसमें हमने पढ़ा है एंड्रोजेनिक हार्मोन जो कि हमारे लैंगिक व्यवहार के लिए उत्तरदायी है, और एक हमने हाइड्रोकोर्टिसोन पढ़ा जो कि HCl अम्ल का नियंत्रण करती है आमाशय में। थाइमस ग्रंथि के बारे में हमने पढ़ा कि थाइमस ग्रंथि हमारे शरीर में वक्ष गुहा में पाई जाती है जो कि लिम्फ कोशिकाओं का निर्माण करती है। पीनियल ग्रंथि हमारे शरीर में पीनियल ग्रंथि आपकी कहाँ होती है, पीनियल ग्रंथि हमारे मस्तिष्क के कॉर्पस कैलोसम के पास होती है जो क्या निकालती है, हमारे शरीर में मेलाटोनिन निकालती है जो हमारे त्वचा को प्रभावित करता है। इसका सबसे पहला रिसर्च चूहे के शरीर पर किया गया था। लैंगरहंस दीपिकाएं, लैंगरहंस की खोज लैंगरहंस साइंटिस्ट ही किए हैं जो कि पाया गया अग्नाशय में। अग्नाशय में ये छोटी छोटी दीपिकाओं के रूप में पाए जाते हैं और इसमें इंसुलिन हार्मोन का निर्माण होता है। इंसुलिन हार्मोन की खोज आपका 1921 में बेंटिंग द्वारा किया गया था। अगर हमारे शरीर में इंसुलिन की कमी होती है या इनका स्राव उचित मात्रा में नहीं होता है तो हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा असंतुलित हो जाती है जिससे मधुमेह रोग नामक रोग उत्पन्न होता है। फिर 8वां हमने ग्रंथि पढ़ा जनन ग्रंथि जो कि ये जनन ग्रंथियाँ नर में अलग और मादा में अलग होती है। मादा में जनन ग्रंथि अंडाशय होती है जबकि नर में जनन ग्रंथि वृषण होता है। वृषण में शुक्राणु बनता है और शुक्राणु बनते समय उसमें एंड्रोजन हार्मोन टेस्टोस्टेरोन बनाता है जिसके कारण नर में दाढ़ी आना, फिर से उनके कंधे चौड़े होना, उनके गुप्तांगों पर बाल आना, शरीर पर, इन सारी चीज़ों में बदलाव होने लगते हैं और इस तरीके से वो लक्षण उत्पन्न करवाते हैं। मादा में बात करें जनन ग्रंथि की तो अंडाशय में है और अंडाशय में अंडाणु बनता है। ये आपका पुरुष में जनन ग्रंथि 12 से 14 वर्ष के एज में काम करने लगता है जबकि मादाओं में 10 से 12 के एज में, और उनमें भी स्तन वृद्धि, आवाज़ में बदलाव, विशेष आवाज़ होना, उनके शरीर पर बाल आना, ये भी इन एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण उत्पन्न होता है।
तो हमने इन 8 ग्रंथियों के बारे में अच्छे से पढ़ लिया है। बाकी जब हम ये चैप्टर स्टार्ट किए थे तो इन चैप्टर में हमने मस्तिष्क के बारे में, उसके बाद मस्तिष्क, तंत्रिका, कोशिका, प्रतिचाप, प्रतिवर्ती क्रिया, पादपों में गतियाँ जैसे रसायन निवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन, जलानुवर्तन, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने बात किया था। बाकी 2 वीडियो में हमने, एक पहले वीडियो बना जिसमें हमने पादप हार्मोन की चर्चा की और हार्मोन की खोज के बारे में किसने कब किया। इसमें हमने ग्रंथियों, जंतु हार्मोन और जंतु ग्रंथियों की बात की है। तो एक तरह से देखा जाए तो आपका ये सेकेंड चैप्टर क्लास में तो ख़त्म ही हो चुका है। बाकी आपके वीडियोज़ में भी पूरा सेकेंड चैप्टर क्लियर हो चुका है। जिन लोगों का कोई भी वीडियो छूटा हुआ है तो एक बार सर्च करके या उस चैनल में जा करके आप लोग, उस चैनल में टोटल वीडियोज़ होंगे, आप लोग फिर से शुरू से पढ़ सकते हैं। जिनको चैप्टर में कभी कन्फ्यूज़न हो, कहीं भी कुछ हो तो वो लोग पढ़ लेंगे। और जिसको इन 8 ग्रंथियों में और कल वाले वीडियो में डाउट हो वो वीडियो में कमेंट ज़रूर कर दे और ऐसे ही आप लोग शेयर करते रह सकते पास। मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में।